हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? हम उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बारिश मौसम है तो बीमार तो कतई नहीं पड़ रहे होंगे, है ना? हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखना और स्माइल कर दो। क्या है ना, स्माइल से हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है। तो वो स्माइल करोगे क्या? थोड़ा सा कर दो ना। अरे कर दो ना। कोई टैक्स नहीं लगाया मोदी जी ने अभी, पक्का। हाँ हाँ, हम गारंटी लेते। कर दो इसमें, कर दो कर दो कर दो कर दो। अये है, अब जाकर देखोगे कितने खूबसूरत लग रहे हो। ये हुई ना बात। तो चलिए स्टोरी पर। स्टोरी का नाम है मर्यादा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिया आरोही को अपने घर इनवाइट करती है अपने बर्थडे से 10 दिन पहले। लेकिन सिया की बातें सुन आरोही कहती है कि मैं 10 नहीं 15 दिन पहले तेरे घर आने वाली हूँ और मैं कल तेरे घर आ रही हूँ। इसके बाद दूसरे दिन सिया तैयार हो अपनी माँ से इजाजत ले आरोही को पिक करने निकल चुकी थी। अब आगे। दोपहर ढल रही थी लेकिन मुंबई की गलियों में हल्की हल्की नमी अब भी ठहरी हुई थी। बारिश सुबह आई थी लेकिन उसके निशान अब भी खिड़कियों से दिखते थे। सड़क किनारे के मिट्टी से बने टायरों के निशान, छतों से टपकते पानी के कण और पेड़ की पत्तियों से टपकती बची हुई बूंदे। सिया जैसे अपनी कार लिए उसको आरोही के घर के आगे रखती है और आरोही अपने बैग के साथ वापस आती है। पीछे अपने बैग को एडजस्ट कर आरोही पैसेंजर सीट पर बैठ चुकी थी और इसके साथ ही सिया कहती चले, और इसके साथ ही वो लोग सिया के घर के लिए निकल गए। जैसे जैसे सिया का घर नजदीक आ रहा था आरोही ने उसके अंदर बेचैनी महसूस की थी और उसे कंफर्टेबल फील करने के लिए आरोही ने बस इतना ही कहा, ये सोच किसी अपने को लेकर घर जा रही है तो फिर ऐसी हरकतें नहीं होगी, वरना यदि तुझे ये लगा कि हम कोई अजनबी हैं तो फिर तो मैडम हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सिया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं वो बात नहीं है, बस सोच रही हूँ। तो मत सोच मेरी जान, कुछ नहीं होना है तो अब आप चलेंगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप इस तरह उधेड़ बुन में कहीं ना कहीं हमें टक्कर मरवा दें। और सिया उसे देखते हुए कहती, तुम्हें फालतू बातें करने में कितना मजा आता है रू। ओए, ऐसे टोन में बात करते हैं, बड़ी हूं ना मैं तुमसे। और सिया जैसे चुप ही होने वाली थी कि वो देखते हुए उसे कहती, सोचना भी मत, हो सकता है कि तू बड़ी हो मेरे से, लेकिन तू मेरी फ्रेंड है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ। और आरोही उसके माथे पर टपली मारती है, अब फोकस। वैसे कितनी दूर है यहाँ से आपका घर? बस 10 मिनट। अच्छा, मतलब 10 मिनट के बाद मैं फाइनली बिस्तर पर लेट सकूंगी। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि रात भर तो सोई नहीं होगी, तेरी परेशानी से वाकिफ हूँ मैं। और इसके साथ ही दोनों हंसती। आरोही धीरे धीरे उन गलियों को जैसे पहचान रही थी जिन गलियों में आज उसकी दस्तक होने वाली थी। सिया एक घर के आगे अचानक से अपनी कार रोकती है और फिर कहती है, वेलकम टू माई टीनी वर्ल्ड, आई होप तेरे को ज्यादा तकलीफ ना हो यहाँ। और आरोही ने गर्दन घुमाकर सामने देखा। एक 3 मंजिला सुंदर घर उसके सामने था, सफेद और नीले रंग के मेल से पेंट किया गया, जिसकी बालकनी पर नींबू और मनी प्लांट की बेलें झूल रही थी। मुख्य दरवाजे के बाहर दाईं ओर एक छोटा सा गार्डन था जिसमें रात की रानी गुलाब और तुलसी का छोटा पौधा नजर आ रहा था। एक तरह घर के बगल में जाती सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी और दूसरी तरफ घर के अंदर जाने का रास्ता। आरोही की आंखें जैसे कुछ शालीनता अनुभव करती है, कुछ ऐसा जो उसने अनुभव नहीं किया था। ये टीनी वर्ल्ड है तेरा? ड्यूड, इसे घर का अलग ही वाइब कहते हैं और इसे एक्चुअल में घर कहते हैं, जो किसी महल जैसा ना हो, जो किसी हवेली जैसा ना हो, जहाँ घुटन ना हो। तेरा ये घर घर नहीं मेरी जान, ये वास्तविकता में जिसे लोग कहते हैं कि परिवार के रहने लायक घर है,
वो है, काश की परिवार भी ऐसा होता। और आरोही को ये बात के सिया हल्के से मुस्कुराती है। आरोही उसके कंधे पर हाथ रखती है। ओए चल। दरवाजा खुलते ही सिया ने अंदर देखा। हर कोना जैसे कोई प्यासे रंग से देख रहा हो। ड्राइंग रूम में एक बड़ी सी ग्रे सेक्शनल सोफे, दरवाजे पर जैसे पुरानी पेंटिंग, और टीवी के ऊपर एक बगल में किताब शेल्फ, साफ सुथरा लाल, लेकिन उसमें कुछ अपनापन था जो हर मोड़ पर महसूस हो रहा था। आरोही जैसे इस व्यवस्थित अवस्था पर खुद को और भी ज्यादा मोहित कर रही थी। वाह! आरोही ने उसकी तरफ देखा। सीरियसली, तू यहाँ रहती है और फिर भी अपने दिमाग से बेचैन रहती है? कैसे हो सकता है ये? होता है, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। और सिया इतना कहते हुए कह दिया, ऊपर चले। आरोही कमरे में हर जैसी चीजों को घूम घूम के पलट पलट कर देख रही थी। सिया का घर उस तरह का था जिसमें हर चीजें सुव्यवस्थित संभली हुई थी। एक ऊपरी मध्यम वर्गीय ठाट जिसमें आराम था, पर कोई अनावश्यक दिखावा नहीं था। फिर भी आरोही के मन में वो तुलना बार बार कौध रही थी। मेरे घर की हवेली की चौड़ी सीढ़ियां और नीचे की टाइल्स, वो भी इस तरह का जैसे सुकून नहीं दे सकते। ये घर इतना शांत कैसे है? यहाँ की शांति इतनी प्रभावशाली कैसे है? और सिया ने गेट के अंदर आते हुए हंसकर कहा, चल पहले तुझे बालकनी दिखाती हूँ, माँ भी वहीं होगी अभी। आरोही बस हल्के से मुस्कान दे पाई। अपने कंधे पर टंगे बैग के स्ट्रिप को कंधे से हल्का खिसकाते हुए उसके पीछे चल गई और सीढ़ियां चढ़ते हुए जैसे सीढ़ियों पर लगी हर तस्वीरों को देख रही थी। आश्चर्य ये था कि घर तो था, लेकिन सीढ़ियों पर लगी हर तस्वीर जैसे एक पुरुषवादी समाज की दलील पेश कर रही है। जहाँ ना आरोही सिया की तस्वीर देखती है और ना उसकी माँ की, वहाँ उसके दादा, उसके पापा की हर तस्वीरें जैसे करीने से टांगी हुई थी। और आरोही को इस तरह देखते सिया ने इतना ही कहा, पापा और दादाजी हैं। और तुम लोगों की तस्वीर? वो हमारे अपने कमरे में होती है, ऐसे हॉल में नहीं लगाते उसे। इतना कहकर सिया ने जैसे अपनी भावनाओं को छिपाने की बखूबी कोशिश की थी। आरोही ने देखा घर के भीतर की ठंडक एसी की नहीं बल्कि किसी पुराने सधे हुए अनुशासन की थी। हर चीज सोफे पर रखा कुशन, टेबल पर रखे ताजे फूल और दीवार पर टंगी फोटोग्राफ ऐसे लग रहे थे अपनी जगह पर कई सालों से स्थिर हो, लेकिन हर सुबह इन्हें करीने से ठीक किया जाता हो और हर सुबह इन्हें ठीक करने वाले हाथ नए होते। और तभी उसने देखा वो बालकनी के आगे आगे बढ़ रही थी और खुशी से उछलती सिया आवाज लगाती है, माँ मैं घर आ गई। और इतना कहना ही था कि आरोही उस जगह से होते हुए अपने कदमों को बढ़ा रही थी और दूर खड़ी जाने किस प्रतिबिंब को देखते हुए ठहर गई थी। अपर्णा की उपस्थिति मानो किसी पुरातन राग की तरह थी, धीमी मृदु किंतु आत्मा को हिला देने वाली। उसकी सुंदरता में कोई शोर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वो पलटकर बस आरोही को देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आरोही आगे बढ़ ही नहीं रही थी। पाँव जैसे उसी जगह शिथिल पड़ गए थे उसके। अपर्णा की सुंदरता ऐसी सुंदरता थी जो सतह पर नहीं गहराइयों में घटित होती है। उसके चेहरे पर छलकती सादगी किसी नदी की स्वच्छ धारा जैसी, जो बिना प्रयास के प्रभावित हो रही हो और उस प्रवाह में भी जीवन को पवित्र कर देने की क्षमता हो। उसके बाल हवा की हल्की सरसराहट से छूकर जैसे बिखर जाते थे और फिर उसके गालों से आ टकराते हो।
वो बिखरे बाल मात्र उसके रूप का विस्तार नहीं हो सकते थे, बल्कि जैसे किसी कवि की अधूरी कविता की पंक्तियां थी जो अपूर्ण होते हुए भी संपूर्ण लगती हो। उनमें एक एक अनकहा संगीत, ऐसा संगीत जो शब्दों से परे था, जो केवल भीतर उतर कर ही सुना जा सकता था। अपर्णा आरोही को देखती है और आरोही की नजरें बार बार अपर्णा को ऊपर से नीचे निहार रही थी। तभी सिया दौड़ कर आरोही के पास आती और खींचते हुए उसे ले जाकर अपनी माँ के बिल्कुल समक्ष खड़ी कर देती है। यूं तो सिया के लिए ये महज अपनी माँ से मिलवाने का तरीका था, लेकिन आरोही एलुवालिया जो आज तक आत्मविश्वास की एक साक्षात मूर्त थी, आज जैसे अपनी ही कमजोरियों का आकलन कर रही थी किसी गैर की आंखों से। अपर्णा की आंखों में कोई बनावटी चमक नहीं थी, बल्कि एक गंभीर गहराई थी। वो गहराई जो आरोही को परेशान कर रही थी, जैसे किसी पहाड़ की झील जो स्थिर भी हो, शांत भी हो, पर भीतर जाने पर अनंत रहस्यों से भरी हुई हो। उसकी पलकों की झपक एक संकोची चिड़िया की तरह, जो आसमां में उड़ना तो चाहती हो पर साख से बंधी रहती। आरोही ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो हाथ जोड़कर नमस्ते करे या गले लगे, जैसे सिया अक्सर उसकी माँ के साथ रहती थी। लेकिन आरोही का मन विचलित हो रहा था। मन में कई तरह के जाने एहसास घर कर रहे थे। डर भी था, संकोच भी था, छिप जाने की इच्छा भी थी। उसकी त्वचा पर धूप की हल्की छुअन थी, लेकिन उसकी कोई चमक दमक का आडंबर नहीं था। वो तो जैसे भोर के पहले उजाले में नहाए हुए मंदिर की सीढ़ी हो, निर्मल, श्रद्धा से भीगी और शांत। आरोही ने देखा, माथे पर वो सिंदूर की रेखाएं इतनी लंबी थी कि वो लाल रंग भी जैसे आंखों में खिलकर उतर रहे थे। उसकी चाल में एक अजीब संयम था, जैसे हर कदम किसी अज्ञात लय से बंधा हो। वो नृत्य नहीं कर रही थी, लेकिन आरोही का मन जैसे कह रहा हो कि उसकी उपस्थिति किसी प्राचीन नृत्य नाट्य की तरह हो, जहाँ हर भाव अपने आप में एक पूरी गाथा हो। आरोही ने जब सिया की माँ को पहली बार देखा, तो ये दृश्य मात्र एक रूप का दर्शन नहीं था, ये तो जैसे आत्मा का साक्षात्कार था। उसके भीतर एक साथ दो धाराएं उठी, एक सात्विक विस्मय जो उसे पूजा सा भाव दे रही थी, और एक अज्ञात बेचैनी जो हृदय की धड़कनों को असमय तेज कर रही थी। ऐसा लगा मानो संसार के सारे शोर, सारे शब्द, सारी भीड़ अचानक से थम गई हो, कहीं गायब हो गई हो, और केवल अपर्णा का होना ही इस क्षण का सबसे बड़ा सच बन गया हो आरोही के लिए। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, ये आरोही है, मैंने बताया था ना इसके बारे में, ये मेरी रक्षक है। कॉलेज में अगर ये नहीं होती ना, तो ये 5 साल काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। आखिर आपने एक बच्चे को कॉलेज भेज दिया था। और उसकी माँ सिया को देखकर मुस्कुराती है। आरोही ने कदम बढ़ाए, पर जैसे पैर अपने ही वजन में भारी हो गए हों। उसने बस इतना ही देखा कि अपर्णा ने उसकी तरफ देखा, सीधा, स्थिर और बिना किसी अतिरिक्त भाव के। और फिर अपर्णा धीरे धीरे उसके पास आ रही थी, लेकिन अपर्णा का इस तरह से चलकर आरोही के पास आना आरोही के दिल के धड़कनों के लिए जानलेवा साबित होने लगा था। मानो कोई ऊंची जगह पर ऊंची चढ़ाई कर रही हो। वो सांसों में कनकहा कंपन भर आया था और आंखें एक पल के लिए कहीं टिकने से इनकार कर रही थी, पर साथ ही हल्कने का मन भी नहीं कर रहा था उस आंखों से। अपर्णा की निगाहें न ही ठंडी थी
न गर्म, बस उतनी ही सधी हुई थी कि आरोही को अपने ही भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। अपर्णा धीरे से उसके पास आती और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, सिया बहुत तारीफ करती है आपकी, उसका ध्यान रखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप आई, हमें अच्छा लगा। और इतना कहकर अपर्णा ने आरोही को गले से लगा लिया। उस पर आरोही ने समझा कि पहली नजर का ठहर जाना किसे कहते हैं, और एक शब्द पर जैसे अपना सर्वस्व हार जाना किसे कहते हैं। अपर्णा के उसे गले लगाते ही उसका शरीर कपकपा गया। उसके शरीर में ठिठुरन बढ़ गई थी और ऐसी कपकपी जैसी आरोही बर्दाश्त करने के योग्य नहीं थी। और अपर्णा ने भी शायद उसके इस कंपन को महसूस किया, उसकी इस बेचैनी को महसूस किया। उसे जब गले लगाया तो बेहद जोर से उसे पकड़ लिया, जैसे गिरने नहीं दे सकती थी, वरना सिया परेशान हो जाती। आप परेशान? ठीक है, आप शांत हो जाइए। और उसके कानों के पास उसे गले लगाए अपर्णा ने कितनी आसानी से उसे शांत होने की दलील दे दी थी। लेकिन अजीब ये था कि जिस वजह से ये तबाही आई थी आरोही के हिस्से, उस नजदीकी में उस शब्द शांत का ये प्रभाव था कि अनायास ही उसके शरीर शांत हो गए। उसकी आंखें एक पल को बंद हुई। सांसें खींचते हुए एक अजीब सी सुगंध महसूस की थी उसने, और वो धीरे से अपर्णा से अलग होती है और उसकी आंखों में देखती है। आपका स्वागत है मेरे घर, अपर्णा ने हल्की मुस्कान के साथ उसे कहा। आरोही जानती थी कि वो ठहर गई है, वो शिथिल हो गई है, वो स्थिर हो गई है। ये न मोहब्बत था न मोह थी, बस एक गहरी अजीब सी पहचान, जैसे बहुत पहले किसी अधूरी कहानी में दोनों के नाम तो साथ लिखे गए थे, लेकिन फिर वो किताब अधूरी छोड़ दी गई थी। आज एक बार फिर कोई किरदार कहीं टकराया था, और ये टकराहट इतनी जमदार थी कि दोनों एक दूसरे के अंदर अपनी अपनी उपस्थिति महसूस कर सकते थे। अपर्णा ने फिर से एक औपचारिक मुस्कान दी थी और सिया उन दोनों के बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। स्वागत है आरोही, उम्मीद है आपका सफर आरामदायक रहा होगा। आप जाकर बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। आवाज धीमी थी पर उसमें कोई अदृश्य खिंचाव था। आरोही बस सिर हिलाकर जी कह पाई। सिया ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया था, पर आरोही की नजर अब भी उस महिला के चेहरे की स्थिर रेखाओं में उलझी थी, जैसे वो कोई ऐसी किताब हो जिसकी भाषा न पढ़ सकती हो और न अर्थ समझ सकती हो, क्योंकि इन आँखों को पढ़ने के लिए भी उम्र चाहिए और अर्थ समझने के लिए भी इस समय ये समझ इतने आसान तो नहीं हो सकते थे। और आरोही का इस तरह का बर्ताव जानती थी वो कि महसूस किया था अपर्णा ने। हालांकि जैसे ही उसकी नजरें सिया पर गई, खुद को व्यवस्थित करने की भरपूर कोशिश की उसने, खुद को संभालने का प्रयास भी किया। मेरे कमरे में चले? सिया के अंदर एक्साइटमेंट थी और आरोही सिर्फ हाँ में सिर हिला सकी। सिया उसके हाथ को पकड़ खींचते हुए उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जा रही थी, और आरोही का एक बार फिर से पलट कर उस जगह देखना जहाँ अपर्णा अभी भी खड़ी बालकनी के उस रेलिंग पर हाथ रखे जैसे उसे देख रही हो। आरोही ने जैसे ही पलट कर उसे देखा, आंखें फिर टकराई और आरोही ने तेजी से अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लिया, मानो इन आंखों में देख खुद को पूरी तरह से खोल देगी।
सिया उसे खींचकर अपने कमरे में लेकर जाती है और आरोही ने देखा बिल्कुल सिया की तरह था उसका कमरा। सिया के कमरे में बैठते ही आरोही ने जैसे खुद को संभालने की कोशिश की। सिया, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने जैसे सिया को अपने से दूर किया था कुछ समझकर, और फिर उसके बिस्तर पर लेटते हुए वो अपनी आंखें बंद करती है, अपने दिल की धड़कनों का आकलन करती है। ये आरोही अहलुवालिया तो नहीं थी। कमरे की रोशनी बदल गई थी, धूप वही थी खिड़कियों से छन कर आती हुई, लेकिन भीतर एक नया उजाला जैसे जाग गया था। पर उस उजाले में भी उस जंगल की हल्की हल्की परछाई ही दिखती थी। बाकी उस जंगल की शांति महसूस हो रही थी उसे। आंखें बंद करते ही एक बार फिर से अपर्णा की आंखें गहरी ठहरी हुई, और फिर भी उसमें एक हलचल, जैसे झील के शांत पानी के भीतर कुछ बहुत गहराई में कुछ अदृश्य लहर जल रही हो। और फिर उसे याद आता है अपर्णा का उसे जोर से थामे रखना, उसे शांत होने की दलील देना। और आरोही अपने सिर को फिर से उस तकिए में छिपा लेती है, जैसे इस आवाज को हमेशा के लिए अपने अंदर से हटा देना चाहती हूँ, इस अंदरूनी उलझन को हटा देना चाहती हूँ। ये जो भी एहसास थे ये जायज नहीं थे। वो उसकी दोस्त की माँ थी, फिर ये उलझन कैसी, फिर इस तरह का बर्ताव कैसा? आरोही के अंदर बेचैनी और जैसे दृढ़ता दोनों एक साथ खड़े थे। एक मन जो उसके हर बात को सही ठहरा रहा था, और दूसरा मन जो उसे धुतकार रहा था, कह रहा था कि अगर सिया को ये पता चला तो उसके अंदर सब कुछ बिखर जाएगा। वो तुझे फिर से वो आरोही की तरह नहीं देख पाएगी। और अंदर की गिल्ट इतनी गहरी हुई कि वो सीधे उठकर सिया के कमरे से लगे वॉशरूम में चली गई थी, और जाते साथ दरवाजे को बंद करते हुए उसने शावर ऑन किया, जैसे अपने माथे से, अपने जिस्म से और जिस्म के अंदर उपजे हर ख्याल से खुद को अलग कर लेना चाहती हूँ। फिर से आरोही अहलुवालिया बन जाना चाहती। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, खुद का बहुत ध्यान रखें। लव।